हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर क्लास 12 जेईई मेंस इन एडवांस एंड नीट के लिए। तो फुल ऑफ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जो बच्चा कॉन्सेप्ट पे बिलीव रखता है वो सब बच्चों के लिए है, टफिकेशन वालों के लिए नहीं। फिलहाल आप इसको देख सकते हो, अच्छे से आप इसको देखो, मजा आ जाएगा, आपको पूरा फील आ जाएगा। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम लोग बहुत ही चीजें पढ़ने वाले हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। बात समझ में आ रहा है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट होता है ना, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाया था मैंने उस टाइम आपको बताया था, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट पहले शुरू कर चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ चुके हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पार्ट है वो थोड़ा बहुत आसान है, बच्चों को लगता है, इसीलिए मैंने वो पार्ट पहले पढ़ाया। लेकिन वहां पे मैंने आरसी सर्किट को मैंने नहीं पढ़ाया। आरसी सर्किट में इलेक्ट्रोस्टैट्स का जब कैपेसिटेंस पढ़ाऊंगा उसके बाद पढ़ाऊंगा, तब आपको अच्छे से फील आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्चुअली डील करता है जो चार्ज का प्रॉपर्टी हो गया, चार्ज का इफेक्ट हो गया, चार्ज का एप्लीकेशन, ये सब बारे में डिस्कस करता है। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, या फिर आप चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर आप बोल सकते हो चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे 3 पार्ट मैंने जैसे बताया। चार्ज एक बार हो सकता है वो रेस्ट में हो, दूसरा हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, और तीसरा हमारा एक्सीलरेशन है उसके पास। जब चार्ज रेस्ट में है वो वाला फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं बच्चों। और जो वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो हो जाता है। और जो हमारा एक्सीलरेशन है, जो एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो बात यहाँ पे आ रहा है, एक एक करके हम पूरा खत्म करने वाले हैं, एक एक टॉपिक हम अच्छे से पढ़ेंगे और आपका जो बेसिक लेवल से आपका पूरा एडवांस लेवल तक हम पहुंचेंगे। मेरा फंडा यही होता है, हमको पहले बेसिक जानना चाहिए और उसके बाद हम धीरे धीरे क्या करते रहेंगे, एडवांस अपना जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको इंक्रीज कराते जाएंगे। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट है, वो आई बटन क्लिक करके उसको देख सकते हो। अगर आप इस बार 2020 में आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए एक रेविट रिवीजन कोर्स है, वो आप कोर्स आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे उस पर लिंक दिया हुआ रहेगा, पूरा रिवाइज करा देता हूं। बाकी बातें हम नहीं करते यहाँ पे। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो कहां तक देखना है? एंड तक देखना है, ताकि आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट का पूरा सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारा एक्चुअल में क्या होता है, इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैं पहले से आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो जितना मैटर्स होता है वो सारे के सारे एक थीन यूनिट से बनाए हुआ होते हैं, और थीन यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। अब एटम क्या होता है? एक्चुअल में न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली उसको हम देखते हैं, ये न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है एक्चुअल में? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मान लो ये आपका एक एटम हो गया, ये हमारा क्या है? एटम हो गया। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब इसमें जितना पॉजिटिव चार्जेस है उतना ही निगेटिव चार्जेस है। बच्चों ये आपको पता चला, जितना नेगेटिव चार्जेस है उतना पॉजिटिव चार्जेस है। अब यहां पे बात आता है, इस एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहां पर होता है? प्रोटॉन्स में होता है। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन में होता है, ये हम जान रहे हैं। अब यहाँ पे इस एटम में ना पूरा क्लोजली पैक्ड रहता है, यहाँ पे प्रोटॉन सारे बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहता है, पूरा टाइटली बाउंड रहता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसके सराउंडिंग में, वैसे आप जानते हो केमिस्ट्री में पढ़े हो, ऑर्बिटल में ये घूमते रहता है, आपने पढ़ा था ना। तो ये उसका जो लोज है वो लोज टाइप का होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको चार्ज करना चाहते हैं, मानो यहाँ पे हम इसको चार्ज करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? बताओ। हमारा सिंपल तरीका यहाँ पे है, ये लोज है इलेक्ट्रॉन, इसको हटा दो। एक तो कर सकते हो, लूज है तो उसमें आप फोर्स जो भी है वो इतना कर नहीं सकता, तो उसको हम हटा सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डाल देने का है। तो ये दोनों का जो प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस ही हमारा सिंपलेस्ट वे है, और उस सिंपलेस्ट वे से हम किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं। या फिर आप इसको एक्सट्रैक्ट करो या फिर ऐड करो, इलेक्ट्रॉन को ही ऐड करना है, क्योंकि ये अब क्लोजली बाउंड नहीं है, लूजली बाउंडेड है। अब यहाँ पे बात आता है, जो हम फेनोमेनन जो चार्जेस के ऊपर पढ़ेंगे, चार्जेस को हम लोग जो डील करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म, उसको 2 पार्ट
में हमने डिवाइड करा है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बात समझ में आ रहा है? तो अभी इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद जो स्टडी इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था, जो हमारा रेस्ट चार्ज रेस्ट में होता है तो उस सिचुएशन में ही हम जिस फिजिक्स उसको डील करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। बात यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से इलेक्ट्रो मींस स्टार्ट, इलेक्ट्रो मींस चार्ज, अब स्टैटिक मींस रेस्ट। ये बात यहाँ पे समझ में आता है, स्टैटिक मींस रेस्ट और यहाँ पे इलेक्ट्रो मींस होता है चार्ज। ये मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया। तो आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं, बहुत सारे चीज आपको देखने को मिलने वाला है, एक एक करके हम सबको निपटाएंगे और पूरा कंसेप्ट आपको मजा आ जाएगा, आपको फील आ जाएगा। मैं बता रहा हूं हमेशा यही चीज बोलता हूं, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। एंड तक वीडियो को देखिएगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे जो हम लोग इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारे टॉपिक आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम एक एक करके उसको सीरियली मेंटेन करते जाएंगे, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है ना, उसको पूरा फुल लेंथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे। जेई का वो सवाल लगाएंगे, नीट का सवाल लगाएंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ये चैप्टर बड़ा है तो ऑब्वियस बात है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम बहुत दिन ये चैप्टर चलते रहेगा हमारा, है ना। तो ये प्लेलिस्ट आपको मिस नहीं करने का, हफ्ते में 2 वीडियो तो आपको 12th क्लास का मिलता है। तो आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो चार्ज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चार्ज एंड कैरेक्टरिस्टिक, एक्चुअल में चार्ज होता क्या है? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल मैटर। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल मैटर ड्यू टू व्हिच ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना आर प्रोड्यूस्ड। ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना जो होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये प्रोड्यूस करता है। या फिर आप बोल सकते हो चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज एसोसिएटेड विद मैटर्स, इसका मतलब इसके पास कुछ मास है, एंड व्हिच एक्सपीरियंसेस एंड प्रोड्यूसेस सम इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो मैग्नेटिक इफेक्ट बोल सकते हो, है ना। तो जैसे हम बोल सकते हैं ये मानो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करते होते हैं, अपने चारों की ओर ये अपना एक फील्ड बनाता है, अपना एक इलाका बना लेता है, जिस इलाके को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे हम लोग आगे जाके उसको पढ़ने वाले हैं। तो इसने क्या करा? प्रोड्यूस करा। अगर इसके फील्ड के अंदर मानो ये उसका फील्ड है ना बच्चों, तो ये फील्ड के अंदर अगर मैंने बोला कि एक दूसरा चार्ज को मैंने यहाँ पे रख दिया, जैसे Q2 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये Q2 चार्ज पे ना ये पहले वाला जो Q1 चार्ज के कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये उसको धक्का मारेगा। ये क्या करेगा? उसको धक्का मारेगा, बिकॉज दोनों क्या है? सेम नेचर का है। अगर ये नेगेटिव नेचर का होता तो उसको अट्रैक्ट करता, ह्यूमन नेचर है, लड़की होता तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब उसको पटाने का कोशिश करेगा, है कि नहीं? बोलो, सेटिंग लगाने का कोशिश करेगा। अब ये लड़का तो भाग, इससे दोस्ती नहीं करना, ऐसा टाइप का फील होता है। मतलब अगर उसके अगल बगल में जाता है तो ये एक्सपीरियंस करता है कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट। या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे अगर ये वेलोसिटी से, कोई वेलोसिटी से ये चल रहा हो, तो रफ्तार से चल रहा है, तो उस सिचुएशन में इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, जो हम लोग ओस्टेड बाबा ने हमें बताया है। वो सारे चीज हम लोग मैग्नेटिक वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 टाइप का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है बच्चों। ये चीज आपको रखना है, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है। अगर हम नेगेटिव चार्ज जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे है। अगर कोई भी बॉडी, मानो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो इसका मतलब पॉजिटिव क्यू चार्ज, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, और ये जो नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो हिसाब से हम लोग आगे जाएंगे। बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, द स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ते हैं? इसको इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, और इसका चार्जेस के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो आपको इतना याद रखना है। अब बात आता है ये चार्ज का जो यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? कूलम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कूलम बोलते हैं। ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। ये कूलम बाबा है एक, जो हमारा फिजिक्स में आने वाले हैं, थोड़ी देर बाद आपको मिलने वाला है। तो कूलम बाबा के नाम से इसको हम लोग चार्ज का जो यूनिट है उसके बारे में बता दिया गया है ना कि नहीं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये चार्ज के बारे में था। चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है या फिर फील करता है। बात समझ में आ गया? आगे देखते हैं बच्चों। ये हो रहा है हमारा चार्जिंग। ये क्या हो रहा है? चार्जिंग ऑफ मेटल एंड नॉन मेटेलिक बॉडी। मानो एक मेटल बॉडी है, मानो कि एक मेटल बॉडी है, इसको हम लोग मेटल बॉडी मान रहे हैं। अब मेटल बॉडी में बच्चों क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, एबंडेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्रीली घूमते रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? फ्रीली क्या करते रहता है? घूमते रहता है। अगर हम इसको मेटल को जो चार्ज है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? चार्ज सप्लाई कर रहे हैं। चार्ज 2 तरीके से सप्लाई कर सकते हो, एक आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा दो या फिर इलेक्ट्रॉन इसको ऐड कर दो, यही
होता है हमारा चार्जिंग का रूल। अब इस मेटल बॉडी में ड्यू टू इट्स कंडक्टिंग नेचर, ड्यू टू इट्स कंडक्टिंग बिहेवियर, हम जब इसको चार्ज करते हैं तो अपने वॉल्यूम जो है ना वो क्या करता है, उसके अंदर जो भी आप चार्ज डालते हो तो अंदर ही अंदर क्या करता है, उसको एक दूसरे को रिपेल करके वो सारे के सारे बाहर इसको भेज देता है। मानो हमने क्या करा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज करा तो ये पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे आउटर रीजन में, आउटर सरफेस में उसको बाहर आ जाएगा। जब तक ये स्प्रेड आउट नहीं हो जाए तब तक ये रुकेगा नहीं। एक्चुअल में बात यहाँ पे आता है, जो ये ऐसा क्यों करता है, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन, क्योंकि बहुत सारे फ्री अबंडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, दे आर फ्री टू मूव। बात समझ में आ रहा है? तो इसके कारण ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इसमें रिपेल करते रहेंगे और इसके कारण ये बाहर आ जाएंगे। इतना तो आपको समझ में आता है। और उसके बाद यहाँ पे जो मेटल बॉडी है, तो इनसाइड दैट मेटल बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0 होना चाहिए। ये चीज जो हम अगले लेक्चर में उसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आपको समझाया जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है। सिर्फ आपको याद रखना है, जब हम मेटल बॉडी पे चार्ज करते हैं, आउटर सरफेस में वो स्प्रेड आउट होता है, स्प्रेड हो रहा है वो आउटर डायरेक्शन में। बात समझ में आया? अगर हम किसी नॉन मेटल बॉडी है, सपोज दिस इज अ नॉन मेटल बॉडी, इस नॉन मेटल बॉडी पे क्या होता है, अबंडेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। यहाँ पे जो चार्जेस है वो दे आर नॉट फ्री टू मूव। बात समझ में आ रहा है? दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे मूव नहीं करते हैं। तो इसके कारण आप जब इसको चार्ज करते हो बच्चों ना, तो ये बाहर नहीं जाते, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण ये अंदर ही अंदर यहाँ पे स्प्रेड आउट हो जाते हैं, अंदर ही स्प्रेड आउट होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके अंदर जो रीजन है उस वॉल्यूम पे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस मेटल बॉडी एंड नॉन मेटल बॉडी हमें पता चला कि अगर मेटलिक बॉडी पे आप क्या करोगे, चार्ज करोगे, तो चार्ज सारे के सारे आउटर सरफेस में चले जाएंगे। अगर हम नॉन मेटल बॉडी को चार्ज करते हैं तो उस सिचुएशन में उसके अंदर जो वॉल्यूम है ना उसमें स्प्रेड आउट होते, मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बात समझ में आया? इतना तो बच्चों ये हमें समझ में आता है। आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? देखो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन से नाम, फ्रिक्शन कब आता है बच्चों? आप जानते हो जब हम रब करते हैं, क्या करते हैं, उसमें रबिंग करते हैं। जैसे मान लो ये एक ग्लास रॉड है, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, एक ग्लास रॉड है, और यहाँ पे मैंने एक सिल्क क्लॉथ को रखा। क्या रखा? एक सिल्क क्लॉथ है, जैसे मैं बोल लेता हूँ ये सिल्क क्लॉथ है, और ये हमारा एक रॉड है, ग्लास रॉड आप बोल सकते हो। ओके, इतना समझ में आता है। अब देखो यहाँ पे जब इसको हम रब करते हैं तो ये हमारा रबिंग हो रहा है, रबिंग के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन आता है। अब ड्यू टू दैट फ्रिक्शन एक बॉडी से दूसरा बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, एक बॉडी से दूसरा बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी विल गेट ट्रांसफर्ड टू अनदर बॉडी, जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन के साथ किसका मोहब्बत ज्यादा है, कौन इलेक्ट्रॉन के साथ इश्क लड़ाता है। जो इश्क लड़ाता है उसके पास वो जाएगा, ऑब्वियस बात है, फुटेज दे रहा है उसको बात समझ में आ रहा है? फुटेज मिल रहा है तो ऑब्वियस बात है उसको, हाँ ठीक है, अपना दोस्ती बरकरार रखेगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है उसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो सिल्क क्लॉथ है उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो इसके कारण ये ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब ये जो सिल्क क्लॉथ है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ रहा हो तो वो तो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और ग्लास रॉड हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। इतना हमें समझ में आता है। दूसरी बात, अगर ये मेटल, दोनों बॉडी मेटल हो जाता, मानो दोनों बॉडी मेटल है और दोनों मेटल को रब कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता, बट ये दोबारा ये न्यूट्रलाइज हो जाता। क्या हो जाता? दोबारा न्यूट्रलाइज हो जाता, इलेक्ट्रॉन अगेन ट्रांसफर हो जाता दूसरे बॉडी पे। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है, दोनों बॉडी मेटल नहीं होना चाहिए। एक बॉडी मेटल हो, दूसरा बॉडी नॉन मेटल होना पड़ेगा। इसका मतलब एटलीस्ट वन बॉडी मस्ट बी नॉन मेटल। क्या होना चाहिए? वन बॉडी मस्ट बी नॉन मेटल, सो दैट आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यू टू कॉन्टेक्ट बॉडी विल नॉट गेट न्यूट्रलाइज्ड। तो यहाँ पे अगर मेटल हो जाता तो न्यूट्रलाइज हो जाता। बच्चों मैंने यहाँ पे आपको यही बताया है। ओके, आगे देखते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। जैसे बच्चों देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब मैंने पहले भी आपको बताया, जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹, सॉरी यहाँ पे -19, मैं इधर लिख देता हूँ,
मैं इधर लिख देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही हमारा इलेक्ट्रॉन को चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही हमारा स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, हम लोग यहाँ पे मानते हैं, वैसे तो है क्वार्क्स वगैरह है। तो अब यहाँ से देख सकते हो ये एलिमेंटरी है और इसको इसीलिए हम लोग फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, इतना हमें समझ में आता है। जैसे बच्चों हम किसी भी बॉडी का चार्ज बोलते हैं, मानो 2 कूलम बोलते हैं, 5 कूलम बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, है कि नहीं। एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में हम बोलते हैं ये बॉडी मानो ए है, उस पे कितना कूलम है, मानो क्यू चार्ज क्यू कूलम है, तो ये जो क्यू है एक्चुअल में वो क्यू होगा ये जो समथिंग सम मल्टीपल ऑफ दैट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो जो मल्टीपल है वो आपका क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। वो क्या होता है बच्चों, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो हम यहां से इसको बोल सकते हैं जो q इक्वल्स टू n इंटू ई। तो यहाँ पे आपको बोलना है, देखो एनी चार्ज ऑन ए बॉडी इन नेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटरी चार्ज एज, इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस n इंटू ई, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। अब इसका मतलब यही है, देखो बच्चों ये चार्ज हमारा कोई भी बॉडी का चार्ज है, ये प्लस माइनस ऑब्वियस बात है, अगर नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है उस हिसाब से हम इसको लिखते हैं, और ये हमारा नेचुरल जो हमारा इंटीग्रल है और ये हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। कोई भी एक बॉडी है, मानो ए बॉडी है, मानो ये दूसरा बॉडी बी है, इसमें से आप अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉन तोड़ के आप ट्रांसफर नहीं करा सकते हो, फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, नहीं मैंने तो 1/3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे वो दैट नंबर शुड बी इंटीग्रल। आप 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करो कोई बात नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करो मजा आ गया, 100 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करो बहुत मजा आ गया, बहुत सुंदर। लेकिन आप 7.5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहां पे जितना भी कोई भी बॉडी में आप ट्रांसफर करते हो या फिर बॉडी का चार्ज जो भी होता है उस बॉडी में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज आपको याद रखना है, दैट रूल इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। इवन बोर्ड में आपको ये से इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जेई में बहुत ही कम पूछता है लेकिन नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया। तो आगे देखते हैं बच्चों, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां पे देखो मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा हमको जब भी कंजर्वेशन मिलता है तो हमें पता चलता है कंजर्वेशन का मतलब समथिंग इज कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दैट मींस चार्ज इज कांस्टेंट, ये चीज आपको याद रखना है। कंजर्वेशन मींस कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दैट मींस चार्ज इज कांस्टेंट, ये दिमाग से आपको फिट कर देना है दिमाग में। अब यहां पे बात आता है ये कब कांस्टेंट होगा, जैसे हम देख सकते हैं इट इज कंसीडर्ड दैट एन आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड। बच्चों ये आइसोलेटेड होना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है, दैट शुड बी आइसोलेटेड, द सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड, द नेट चार्ज ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। नेट चार्ज जो आइसोलेटेड सिस्टम है उस सिस्टम में नेट चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अब यहां पे ये चीज तो हमें पता चलता है, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आया। जैसे मैं आपको बता सकता हूं, मानो कि ये एक सिस्टम है, ये वाला सिस्टम ए है, इसमें मैंने मान लिया 1 कूलम चार्ज है, ये सिस्टम बी है, इसमें मान लो 3 कूलम चार्ज है, ये मानो सिस्टम सी है, जो भी बॉडी सी है उसमें -5 कूलम चार्ज है। इस सिस्टम 1 पे बच्चों टोटल चार्ज कितना है, -2 कूलम है। क्या है, -2 कूलम। इतना हमें समझ में आता है, ओके मजा आ गया। अगर वही सिस्टम में हमने कुछ ना कुछ प्रोसेस करा, हमने क्या करा, कुछ ना कुछ प्रोसेस करा, और उस प्रोसेस के बाद ये जो हमारा ए बॉडी है, बॉडी ए पे चार्ज आया मानो 2 कूलम, बॉडी बी पे आया मानो 3 कूलम, और ये तो क्या आएगा, इस बॉडी पे आपका कितना आएगा, सी बॉडी है उसमें कितना कूलम आएगा। तो सीधा देखना है इसमें टोटल चार्ज, जो सिस्टम में इनिशियली टोटल चार्ज कितना था, वो हमारा टोटल चार्ज -2 था, तो यहाँ पे -2 बनाना पड़ेगा। इस सिस्टम में आपको कितना बनाना है, -2 बनाना पड़ेगा। तो ये -2 बनाने के लिए आपको इस सिस्टम जो बॉडी सी है उसमें -7 कूलम चार्ज होना पड़ेगा। यही बात आपको समझ में आता है। ये चीज आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नोट करना है, जो मैकेनिकल सिस्टम, इन अ मैकेनिकल सिस्टम चार्ज ऑन बॉडी डज नॉट अफेक्ट द इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी। ये आपको याद रखना है, कोई भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। बात इतना खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन मीन्स व्हाट, मतलब आपको जब कंडक्शन के थ्रू चार्ज करना है, इसका मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ, एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ अगर इसको कनेक्ट
कर दो कि ऐसे, ऐसे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन हम इसको ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, मानो एक वायर के हेल्प से इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ये मान लेते हैं हमारा चार्ज्ड बॉडी है, ये क्या है हमारा चार्ज बॉडी है, और ये आपका अनचार्ज्ड बॉडी है। अब यहाँ पे जब कनेक्ट कर लेते हो ना, तो चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज बॉडी पे चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक पॉइंट तक ये आपका ट्रेवल करेगा, एक पॉइंट तक यहाँ पे फ्लो करेगा, बिकॉज यहाँ पे जब इसमें क्या होता है ना, जब इसमें ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आप बोल सकते हो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों में इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल एट ए, इसको हम अगर ए मान रहे हैं, इसको अगर बी मान रहे हैं, तो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट बी। इसी के कारण यहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्मली आप रखते हो तो यहाँ पे चार्ज फ्लो कर लेता है चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पे, बट ये उतना तक जब पोटेंशियल एनर्जी एट ए एंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी जब ये दोनों बराबर हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमारा चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। बट हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में और आगे जाके पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इसलिए वही है, जब हम जानते हैं हमेशा चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पे। अब ये जो बराबर हो जाएगा जब फ्लो नहीं करेगा, कब? जब इस एक बॉडी का पोटेंशियल दूसरा बॉडी के पोटेंशियल का बराबर हो जाता है, तो ये चार्ज जब तक बराबर ना हो जाए वो तब तक फ्लो होना शुरू कर देता है। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया। आगे देखते हैं दूसरा सवाल, दूसरा टॉपिक इसमें देखते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर, मानो कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, यहाँ पे मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने चार्ज करा, यहाँ पे मैंने क्या करा, चार्ज करा, तो सारे के सारे चार्ज आउटर सरफेस में आ जाते हैं, ये हम जानते हैं। अगर ये स्फेयर है तो हम बोल सकते हैं इसका जो आर है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे के पूरा सरफेस में ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इतना हमें पता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हम जानते हैं, बिकॉज ऑफ दैट म्यूचुअल रिपल्शन वगैरह वगैरह, क्योंकि अंदर इसमें चार्ज होता नहीं है, और इसको हम लोग प्रूव करेंगे गॉस थ्योरम से। ओके, अगर कोई एक रैंडम शेप्ड बॉडी है, मानो ये एक रैंडम शेप्ड बॉडी है, इस रैंडम शेप्ड बॉडी में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ऐसा ऐसा एक कर्व दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक रेडियस ऑफ कर्वेचर दिख रहा है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, ये इस पॉइंट का इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फ्लैट टाइप का नजर आ रहा है, यहाँ पे आपका अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये अलग अलग हर पॉइंट पे अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जब आप यहाँ पे इसको चार्ज करते हो, पॉजिटिव कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में होता क्या है, सारे के सारे चार्ज आउटर सरफेस में चले जाते हैं। बट यहाँ पे एक रूल फॉलो करता है, जो रूल है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो इसके कारण इस पे आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर सिग्मा 2 देखा जाए वो इससे कम होगा, फिर ये वाला फ्लैट देखा जाए तो वो बहुत ही कम होता है। तो आप बोल सकते हो ये इस पॉइंट को 1 मान लेते हैं, इसको मैं 3 मान लेता हूं, तो मैं बोल सकता हूं सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम चार्ज करते हैं तो ये डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बॉडी एट दैट पॉइंट, है कि नहीं? समझ में आया? तो ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। और यहाँ पे स्फेयर में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बिकॉज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसीलिए होता है क्योंकि स्फेयर का जो रेडियस है वो हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो रहा है, सेम होता है। ये तो हमें पहले से ही पता है। तो बच्चों अगला देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज इंडक्शन इन मेटल बॉडी। जैसे हम लोग यहाँ पे चार्ज इंडक्शन के बारे में बात करेंगे। जो भी एक मेटल बॉडी है, मानो ये मेटल बॉडी है, न्यूट्रल मेटल बॉडी है, ठीक है। न्यूट्रल मेटल बॉडी, इसका मतलब इसमें जो भी जितना पॉजिटिव चार्जेस है उतना ही नेगेटिव चार्जेस है। इसका मतलब इसीलिए इसका तो न्यूट्रल हो गया। इसका मतलब जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। आप बोल सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऐसा टाइप का है, पूरा भरा हुआ है कि नहीं? बोलो। तो अब अगर यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पे इसके नजदीक ले आता हूं, तो ये वाला मान लो कि एक क्लासरूम है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इंडक्शन वाला जो मेटल बॉडी है, न्यूट्रल मेटल बॉडी। तो वो न्यूट्रल मेटल बॉडी मतलब एक न्यूट्रल क्लासरूम है। उस क्लासरूम में लड़का लड़की ठीक है, आपस में उतना सेम रेशियो का है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
अगर बाहर से कोई एक नई लड़की जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो वो लड़की जब आ जाएगी तो सारे के सारे लड़का क्या करेंगे, खिड़की से, उधर से, दरवाजा से, हर तरफ से उसको देखने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, मतलब झांक जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो झांकते रहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे जितना भी निगेटिव चार्जेस है तो सारे के सारे इसमें इस साइड में आ जाएंगे। और जो अपने क्लास का लड़कियां थे वो अब क्या करेंगे, भाई हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है, तो हम देखते हैं बाहर उस डायरेक्शन पे देखते हैं, या फिर इसके कारण इन लोगों का रिपल्शन आ गया तो इन लोग बाहर के तरफ इस साइड में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रीजन मैंने बताया, ये आपका ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ये न्यूट्रल बॉडी का सारे के सारे नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट कर लेता है और पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल कर लेता है। तो यहाँ पे ये चार्ज आपको पता चल गया। अब बात यहाँ पे आ रहा है, ये जो चार्जेस है उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इसको हम लोग इंडक्शन के हेल्प से यहाँ पे हमने चार्ज करा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, मानो इस सेम केस हम नेगेटिव चार्ज करता, ये मानो एक लड़का आया, बहुत ही हैंडसम लड़का आया, तो लड़के लोग क्या करेंगे, इधर से झांकना शुरू कर देंगे, कौन आया, कहाँ से आया, कौन आया, ऐसा समझ में आता है ना। तो ये आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे ये इधर अट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस को इतने रिपेल कर लिया। तो बात वही सेम सिचुएशन है। अब रियलिस्टिक सिचुएशन आप थोड़ा ध्यान में रखना है, इसको बस उतना ही काफी है आपके लिए। आगे देखते हैं जिसका कूलम्ब्स लॉ, जिसका इंतजार था मेरे को बहुत पहले से आपको भी इंतजार था, ये सर कूलम्ब्स लॉ पढ़ाओ, कूलम्ब्स लॉ पढ़ाओ, बाकी तो बोरिंग है। ठीक है, पढ़ाता हूं। पर आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में पता है, मेरे ख्याल से आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में पता है, आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत आपने पढ़ भी लिया है। तो कूलम्ब्स जो बताते हैं एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, उन्होंने ये सब किया, एक्सपेरिमेंट किया, वगैरह वगैरह किया। उसके बाद उन्होंने बताया अगर दो चार्ज पार्टिकल, मानो ये दोनों चार्ज पार्टिकल ये आर डिस्टेंस पे, ये दोनों का डिस्टेंस अपार्ट आर डिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मानो ये पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी यहाँ पे ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को ऑब्वियस बात है रिपेल करना शुरू कर देगा, हम पहले से ही जानते हैं इसमें रिपेल करता है कि नहीं। तो ये रिपेल करा। अब यहाँ पे रिपेल करने के बाद यहाँ पे एक फोर्स आया जो एक्चुअल में वो उस फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वैल्यू है, जो फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 एंड डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस स्क्वायर होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ। और इसको आप याद रखिए, ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स इसका मतलब जो भी चार्ज होता है, मानो कि ये चार्ज है, ये चार्ज का ये सेंटर से पास करता है, जिस चार्ज ये दिस लाइन ज्वाइनिंग है ना, उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होता है, इसीलिए उसको हम सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एंड देन यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू कूलम F इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे आपको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है, उसको हम वैसे नॉर्मल कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, कूलम्स कांस्टेंट। इन ऐसा यूनिट उसका वैल्यू अलग होता है, जैसे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैंने यहाँ पे आपको बताया, एग्जैक्ट वैल्यू बताया, बट दिस इज अप्रोक्सीमेट, हमने यहाँ पे बताया। अब अगर ये K का वैल्यू ऐसा यूनिट में, CGS यूनिट में देखा जाए तो CGS यूनिट में उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये याद रखना है। ओके, इतना हमें कूलम्स लॉ के बारे में पता चला। अब जो कूलम्स कांस्टेंट है, जो K था, वो एक्चुअल में हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन है वो एक्चुअल में ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, ग्रीक लेटर है वो, दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है एक्चुअल में, ये परमिटिविटी है, फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। द वैल्यू ऑफ दैट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.852 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ये हमारा आता है। ये वैल्यू आपको थोड़ा बहुत याद रखने का कोशिश करना, और ये यूनिट आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यूनिट आपको ध्यान में इसीलिए रखना है क्योंकि आपको नीट इन जेई में आपको डायमेंशन पूछ लेता है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा वगैरह वगैरह आपको पूछता है। तो ये यूनिट अब थोड़ा बहुत याद रखने का कोशिश करना, हालांकि याद नहीं रहेगा तो आप उसको डिराइव कर सकते हो, लेकिन टाइम ज्यादा चला जाएगा आपका, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये हमारा था कूलम्स लॉ। कूलम्स ने दो चार्ज को आप रखते हो तो दोनों चार्ज के बीच में एक इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन फोर्स आता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है। ये प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद हमने यहाँ पे बोला। अब यहाँ पे एक
इंपॉर्टेंट चीज देखने को है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स तो आप जानते हैं पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन बाय दैट कंजर्वेटिव फोर्स डजंट डिपेंड ऑन पाथ, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल फाइनल पोजीशन पे। बात इतना आप समझ में आता है, जो हमने वर्क एनर्जी एंड पावर में ये सब पढ़ लिए है ना। आगे देखते हैं, इसमें हम लोग एक्चुअल में पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक न्यूमेरिकल कर लेता हूं, ये बहुत ही ज्यादा आसान न्यूमेरिकल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड ऑन एन एवरेज बाय अ डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 5.3 into 10 to the power minus 11 मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स। हमें चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स एंड आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स हम निकाल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ से, और ग्रेविटेशनल फोर्स हम न्यूटन लॉ से निकाल सकते हैं। उससे पहले हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, प्रोटॉन का चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए एंड प्रोटॉन का मास चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के आपको बता दिया, क्योंकि ये जो मास एंड जो चार्ज है आपको याद रखना जरूरी है। आपको पूछता है इसके ऊपर, आपको क्वेश्चन पूछ देगा, इवन मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको काम आता है। ये पूरा मैंने एनसीईआरटी से लिया, तो आप एनसीईआरटी वाला किताब से इसको देख सकते हो, है ना। फिलहाल हम इसमें अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको पहले स्लाइड में भी बताया था, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है, वगैरह वगैरह वो सब होता है। अब फ्रॉम कूलम्स लॉ हम इस फोर्स के इक्वेशन में अगर पुट करें उसका वैल्यू, तो हमें मिलता है 8.2 into 10 to the power -8 न्यूटन। इतना हमें समझ में आता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स आया। अगर हम एक ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें न्यूटन्स लॉ से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो है उससे F = G into m1 m2 डिवाइड बाय r²। ये m1 होता है आपका इलेक्ट्रॉन का, वही दोनों का मास हमने यहाँ पे पुट करा है। द वैल्यू ऑफ G = 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब यहाँ पे उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद 3.6 into 10 to the power -47 आया। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये देखो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर है, बहुत ही ज्यादा अंतर आपको नजर आ रहा है। अगर ये दोनों का रेशियो निकाला जाए इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो देखो कितना आ रहा है, 2 into 10 to the power 39। आप समझ रहे हो कितना है, समझ रहे हो कितना बड़ा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करें एटॉमिक पार्टिकल में, तो हम देख सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेग्लिजिबल है। वैसे भी हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत ही छोटा फोर्स होता है। तो यहाँ से आपको ये देखने को मिला। मैं जब एनएलएम का जो लेसन है उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे कम फोर्स है, वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है, ऐसा सब कुछ मैंने आपको बताया था। ये आपको अगर वो सब देखना चाहते हो तो आप रैपिड डिवीजन कोर्स में एनएलएम का चैप्टर देख के आप उसको देख सकते हो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये रिजल्ट हमें पता चल गया। ये यहाँ पे आपको ये दिखाने का मतलब, ये कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन मैंने बताया, ग्रेविटेशनल का जो कंपेरिजन है वो भी आपको बताया। और ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही छोटा होता है, दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। आगे देखते हैं जो हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म हमें बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे दो चार्ज है, ये मानो एक Q1 चार्ज है, ये मानो एक Q2 चार्ज है, ये दोनों के बीच का जो फासला है वो r है। ये मेरा इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, ये Q2। यहां से आपको Q2 पॉइंट पे चार्ज चाहिए, इसका मतलब Q2 पॉइंट का जो चार्ज होगा F1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2, यही है इसका मतलब है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, ke Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको वेक्टर लिखना चाहोगे, तो वेक्टर अगर लिखना चाहोगे तो हमें एक यूनिट वेक्टर का जरूरत पड़ता है। दैट यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, r यूनिट वेक्टर। क्योंकि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखना चाह रहे हो, तो आप जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना चाहते हो वही फोर्स हमारा उस पॉइंट वाला हमारा हेड हो जाएगा वेक्टर का, और जिस रेफरेंस पॉइंट है वो आपका वेक्टर का टेल हो जाता है। ये आपको मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो यूनिट वेक्टर आ गया। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, F12 इक्वल्स टू k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R³ इंटू R वेक्टर। जैसे R कैप को हम लोग लिख सकते हैं R वेक्टर डिवाइडेड बाई R³, तो ये हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मेरे को 1 पे ना देके 2 पे चाहिए होता, मान लो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो मेरे को पूरा फोर्स उल्टा करना पड़ता और मेरा रिजल्ट यही आता। मैं ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर देखना चाहता तो अब आपका R वेक्टर तो इस डायरेक्शन पे था, फ्रॉम Q2 टू डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, राइट। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो उसका नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा ना, माइनस R वेक्टर। माइनस R वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मींस व्हाट,
जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा हो जाता है, दैट इज व्हाई हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो भी यहाँ पे वैलिड है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। अब अगर F1 इसमें इस डायरेक्शन पे है तो ये इस डायरेक्शन पे है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पे जो Q1 एंड Q2 हमने वैल्यू पुट करा, जो आप वेक्टर फॉर्म में पुट करते हो, तो उस सिचुएशन में आप इसको विथ साइन पुट करो। किससे पुट करो, विथ साइन। विथ साइन पुट करेंगे तभी आपको अट्रैक्शन रिपल्शन डायरेक्शन आपको पता चलेगा। एंड आर जो है यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो देखो ये इस डायरेक्शन पे, डायरेक्शन देखो उल्टा हो गया। अब अगर निगेटिव यहाँ पे पुट करते तो F इसका वैल्यू निगेटिव आता, निगेटिव आता मतलब पहले तो इस डायरेक्शन पे था लेकिन अभी इस डायरेक्शन पे हो जाएगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स हमें यहाँ पे पता चलता है। या फिर आप इस पॉइंट को याद रख सकते हो, अगर चार्ज का साइन सेम हो रहा है तो हमारा फोर्स जो आएगा वो रिपल्सिव होगा, अगर चार्ज का साइन ऑपोजिट होगा तो हमारा फोर्स अट्रैक्टिव होगा। ये आपको जानना जरूरी है। मानो यहाँ पे मैं एक ऐसा आपको एक 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पूछ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, ये पॉइंट पे आपको Q2 चार्ज रखा हुआ है। आपको फोर्स पूछा तो आप वेक्टर यहां से लिख के लग सकते हो, आर वेक्टर आप यहां से लिख सकते हो। अगर मैं ओरिजिन पे पूछा तो ये आर वेक्टर है ना, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन कर दो, बस खत्म हो गया। माइनस माइनस आर वेक्टर यहाँ पे पुट कर देना है उस वैल्यू पे, है ना। तो न्यूमेरिकल भी करेंगे आपको पता चलेगा। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है जो हमारा आता है फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम। फोर्स मीडियम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, इस पे देखना है। ऑब्वियस बात है, फोर्स डिपेंड पे फोर्स आपका मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे हमको थोड़ी देर पहले मिला था, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखते हैं, दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स होता है जो Fe इधर से डायरेक्शन पे होता है कि नहीं बोलो। ये आर का डायरेक्शन है और Fe का वैल्यू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता था। यहाँ पे जो मीडियम था वो क्या था, एयर था, या फिर आप बोल सकते हो वैक्यूम है। क्या है वो, वैक्यूम है। अगर मेरा ये दोनों चार्ज को मैं लेके पानी में लेके चला गया या फिर कोई दूसरा अलग मीडियम पे लेके चला गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मीडियम है। अब ये मीडियम के कारण यहाँ पे मीडियम में क्या होता है, एटम से जुड़ा बना हुआ होता है मीडियम, पूरा मॉलिक्यूल्स होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स में डाइपोल होता है। और डाइपोल के कारण ये पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल में बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा। ये चार्ज के कारण भी यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, इसके साइड में भी नेगेटिव चार्जेस, है ना। वो बच्चों ये आपको समझ में आया। तो ये वाला इधर पूरा रीजन में नेगेटिव चार्जेस ऐसा हो जाएगा। तो इसके अगल बगल में ये वाला पोर्शन में नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा दिख रहा है, इधर बहुत ज्यादा दिख रहा है। इतना समझ में आता है। वो चार्ज एक्चुअल में क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज। वो चार्ज क्या है एक्चुअल में, इंड्यूस्ड। मैंने पहले भी आपको बताया था, इंड्यूस्ड चार्ज नेगेटिव चार्जेस को वो अट्रैक्ट करा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फोर्स तो पहले अगर कूलम्स का देखे तो ये Fe इधर से आ रहा था, ये Fe जो आपका कूलम्स का फोर्स था, Fc बोल लेता हूँ, ये कूलम्स का फोर्स था। अब ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर है, ये पॉजिटिव चार्जेस है, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा कि नहीं भाई, बोलो। ऑब्वियस बात है। तो एक फोर्स आया अट्रैक्टिव, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड बोल सकते हैं। तो इसका जो नेट फोर्स आप देखोगे तो नेट फोर्स विल बी Fc माइनस F इंड्यूस्ड। आपको ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। ये मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, यहाँ पे आपको वेक्टर लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अब ये देखो, हमारा जो पहला इस सिचुएशन में केस 1 पे जो नेट फोर्स था वो इतना था, बट इस जब मीडियम पे अब इसको रखोगे तो इस सिचुएशन में उसका नेट फोर्स ऑब्वियस बात है इस वैल्यू से तो कम हो रहा है। तो आप बोल सकते हो Fe इज ग्रेटर देन F नेट। यहाँ पे आप बोल सकते हो जब मीडियम में रखोगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है। बात इतना समझ में आता है। बट यहाँ पे मैं और एक चीज बताता हूँ, जो आप F नेट बोलते हो ना, तो दैट F नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये Q1 Q2 एंड R2 ये हमारा चार्ज है, डिस्टेंस है, उतना हमें समझ में आता है। अब ये जो एप्सिलॉन है, सॉरी यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं, एप्सिलॉन लिखूंगा। ये एप्सिलॉन एक्चुअल में क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है वो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दैट एप्सिलॉन इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R इनटू एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन R इज व्हाट, एप्सिलॉन R इज आपका ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आप एप्सिलॉन का वैल्यू ये आपको पता चल जाता है, या फिर एप्सिलॉन R इक्वल्स टू लिख सकते हो आप एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आप लिख सकते हो। यहां से आपको ये समझ में आता है। फ्रॉम हियर यहाँ पे आपको एक चीज पता चला, जो
एप्सिलॉन है वो एक्चुअल में परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, दैट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, आगे देखते हैं कुछ और कुछ मिलता है। सुपरपोजिशन थ्योरम भी आपको पढ़ना है। अच्छा, आ गया सुपरपोजिशन थ्योरम। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। एक्चुअल में ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्चुअल में क्या है, मानो बहुत सारे चार्जेस है, ये एक चार्ज है, उधर 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 बहुत सारे चार्ज है, वो सारे चार्जेस के कारण इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा। अब अगर इसका नेट फोर्स आप निकालोगे तो सारे चार्जेस का समेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नेट फोर्स। एंड अब समेशन करा वो वेक्टर समेशन को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअल में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। भैया यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे Q0 चार्ज है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज, Q3 Q4, यहाँ पे हर एक चार्ज के कारण फोर्स अलग अलग टाइप का लग रहा है। ये F1 लगा, ये F2 लगा, ये F3 लगा और ये F4 लगा। सो नेट फोर्स में ऐसा लिख सकता हूं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। इसी लॉ को एंड सो ऑन, अगर बहुत ज्यादा है तो हम लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा, ये वेक्टर समेशन है बच्चों, यहाँ पे वेक्टर समेशन है तो ये ध्यान में रखना है, वेक्टर समेशन होना पड़ेगा। इसको दूसरा तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे इसको मैं अगर दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लूं, जैसे ये y एक्सिस हो गया और ये वाला कंपोनेंट मेरा x एक्सिस हो गया। अब मैं एक चीज कर सकता हूँ, f समेशन ऑफ x एक वैल्यू निकाल सकता हूँ, समेशन ऑफ fy एक वैल्यू निकाल सकता हूँ। मेरे को अगर f नेट चाहिए तो मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ, समेशन ऑफ fx i कैप प्लस समेशन ऑफ fy j कैप, ये भी कर सकता हूँ अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अगर मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं मैग्नीट्यूड भी ऐसे लिख सकता हूँ, इसका अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों तो 90 डिग्री में है, दोनों वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है, यहाँ से मैं निकाल लिया। अब ये एक्स कंपोनेंट में निकालने के लिए इसका एक एंगल मिलेगा आपको, ये एंगल देगा तो इसको इधर रिजोल्व कर लो, फिर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे भी रिजोल्व करो, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर, ऐसा करते करते सबका वैल्यू समेशन करो और उसके बाद अब यहाँ पे पुट करो, बात खत्म हो जाता है। अभी न्यूमेरिकल करूंगा ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा एक्चुअल में करना क्या चाहना। देखो यहाँ पे पहला इलास्ट्रेशन है हमारा, यहाँ पे मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, जो ए साइड इसका क्या है, ए है। अब सब वर्टिसेस में मैंने चार्ज भी लिया, क्यू 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 चार्ज लिया। अब मैंने आपको पूछा, अब अगर मैंने आपको पूछा कि आपको इस पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, ये पॉइंट ए है मान लेते, ये पॉइंट बी है, ये मान लेते सी पॉइंट है, पॉइंट ए पे चार्ज कितना होगा, दोनों चार्ज के कारण। तो देखो बी के कारण एक फोर्स आएगा जो इस डायरेक्शन पे आएगा और उसका वैल्यू क्या होगा, के Q1 Q2, मतलब Q तो सेम है और आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर होता है। अगर हम सी के कारण देखें तो ये फोर्स भी इस डायरेक्शन पे आएगा, तो सी का फोर्स क्या होगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ए स्क्वायर अगेन। अब आपको नेट फोर्स चाहिए तो नेट फोर्स ऑब्वियस बात है इस वाले डायरेक्शन पे ही होगा, इधर आप इसको वेक्टर समेशन करके निकाल सकते हो, दैट इज एफ नेट। अब एफ नेट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 कॉस थीटा। अब ये थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा मीन्स एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, राइट। अब ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये वाला वैल्यू 60 होगा। कैसे, ये इक्विलेटरल, ये 60 ये 60, तो ये भी 60 होगा, ऑपोजिट है, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। या फिर अगर आप वेक्टर को थोड़ा बहुत पढ़े हो तो उस सिचुएशन में अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2f cos थीटा बाई 2 एंड थीटा इज व्हाट, ये वाला एंगल आप यहाँ से लिख सकते हो। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो यहाँ से कर सकते हो। अगर मेरा वेक्टर वाला लेसन में आपने देखा है तो पढ़ा है, मैं अगर पढ़ाया आप मेरे से पढ़े हो तो आपको ये पता चलेगा, ये मैंने अपना टॉपिक में इंक्लूड करा था। ठीक है, इससे आप निकाल लोगे, अपना आंसर निकल आ जाएगा, अंडर रूट 3f, वही f का वैल्यू जो है वो आपको निकल आ जाएगा, उसमें पुट कर देना है। दूसरा देखते हैं, मानो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का कॉर्नर पे, जैसे मैंने ऐसे कॉर्नर पे ये क्यू हर पॉइंट पे क्यू रखा और मैंने पूछा ये सेंटर पे, ये सेंटर पॉइंट है ये स्क्वायर का, ये सेंटर पे फोर्स कितना होगा। तो देखो ये फोर्स इसके कारण इधर, फोर्स इधर लगेगा, ये वाला जो कॉर्नर है इसके कारण इधर डायरेक्शन पे, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, इसके कारण इधर लगेगा, ये वाले के कारण इधर लगेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, तो नेट फोर्स विल बी जीरो, नेट फोर्स विल बी जीरो, ये हमें पता चलता है। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, मानो ये Q है, ये Q है, ये भी Q है और इसको मैं माइनस Q लगा देता हूं और ये मेरा सेंटर पे निकलना है। ये डिस्टेंस, ये चार्ज के कारण फोर्स तो इधर है ही, अब ये चार्ज के कारण भी फोर्स इस डायरेक्शन पे होगा, क्यों, अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों फोर्स हमें मिला। अब इसके कारण इधर, इसके कारण
उसके ऑपोजिट, क्योंकि रिपल्शन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ये वाला बचेगा। अब ये वाला बचेगा, इसका मतलब ये आप लिख सकते हो F इंटू के क्यू क्यू, दोनों का वैल्यू तो सेम है, के क्यू क्यू बाई ये वैल्यू कितना है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई √2। आप इसको देख लेना a डिवाइडेड बाई √2 कैसे हो रहा है। ये देखो, ये एक मैंने क्या बना, डायगोनल बनाया, ये a है तो ये a है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, √2a। ये आधा चाहिए मेरे को, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आधा है, तो √2a डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब a डिवाइडेड बाई √2 है, तो वही पुट करा मैंने यहाँ पे। इतना समझ आता है। अगर मैंने इसका थोड़ा और मॉडिफिकेशन करा, मानो कि यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे भी माइनस क्यू है, और सेंटर में मैंने फोर्स पूछा, तो इसके कारण एक फोर्स इधर, 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 तो ये दोनों फोर्स वही है, वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया, और फिर यहाँ पे नेट फोर्स इधर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये निकाल सकते हो, आप ये निकाल सकते हो। अगर आप निकाल लोगे तो बहुत ही खुशी मेरे को मिलेगा, और कमेंट करके मेरे को बताना कि सर हमने निकाल लिया, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगा। ताकि अगर आप कमेंट करोगे ना, तो पहली बात तो मोटिवेशन मिलता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ रहे हैं, या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, पसंद आ रहा है तो कमेंट करके भी बोल दीजिएगा नहीं तो हम पढ़ाए किसको, पढ़ाए क्या, पढ़ाए बच्चों को पसंद ही नहीं आ रहा है तो पढ़ाए क्यों, ऐसा दिमाग में आएगा, है ना। तो आप थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, आप इसको लाइक करिए एंड कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे मैंने एक दो ऐसा एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस मैंने लिया और ये मेरा एक्स एक्सिस लिया। ओरिजिन पे मैंने क्या पढ़ा, एक 1 कूलम चार्ज को मैंने रखा, और ओरिजिन से 1 मीटर दूरी पे 1 कूलम रखा, ओरिजिन से 2 मीटर दूरी पे 8 कूलम, 3 मीटर दूरी पे 27 एंड सो ऑन करते करते 10 मीटर दूरी पे मैंने रखा 1000 कूलम। अब मैंने पूछा कि भैया इस ओरिजिन पे फोर्स कितना लगा, ओरिजिन पे जो मैंने चार्ज लगाया था उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो मेरे को बता के दिखाओ। तो आप पूरा एटीट्यूड में हाँ सर कर लेते, हाँ तो करो। देखो ये 1 कूलम चार्ज है, ये भी 1 कूलम, दोनों पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स इसके कारण ये आया। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगेन रिपल्सिव, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, अगेन रिपल्सिव, मतलब सबके कारण सारे के सारे फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे आ रहा है। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देखने का कोई जरूरत नहीं है, सारे डायरेक्शन एक डायरेक्शन पे ना, सबको ऐसे ही जोड़ लो, स्केलर जोड़ लो, बात खत्म। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन, ये हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम होता है। अब देखो F1 क्या है, ये दोनों चार्ज के कारण जो फोर्स है 1 1, तो अब लिख सकते हो K इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस के, सॉरी मैं लिखता हूं प्लस K इंटू 1 × 8 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस K इंटू 1 × 27 डिवाइडेड बाई 9 एंड सो ऑन करते करते आप यहाँ तक पहुंच गया 1000 डिवाइडेड बाई 100। तो आप देख सकते हो ये K प्लस 2K प्लस 3K एंड सो ऑन करके 10K तक आप पहुंच जाते हो। तो यहाँ पे देखो K को अगर बाहर कर दोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू 10, ये देखो यहाँ पे k मल्टीप्लाइड बाई नेचुरल नंबर अप टू 10, इसको हमने क्या करा, जोड़ा। तो नेचुरल नंबर अप टू 10 आप जोड़ते हो तो उस सिचुएशन में आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे k इंटू नेचुरल नंबर का एडिशन ऑफ n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, n कितना है 10 है, मल्टीप्लाइड बाई n+1 मतलब 10+1 मतलब 11 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 5। तो देखो आप 55 कूलम k आपको मिलने वाला है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया, मेरे को आपको भी समझ में आ गया, मजा आ गया मेरे को ये तो पढ़ाते पढ़ाते बहुत मजा आ गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर पे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे जो भी मैंने चीज पढ़ाया, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ाया, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ाया, या फिर जो भी चार्जिंग वर्जिंग सब कुछ पढ़ा, ये सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से उसको एक नोटबुक बनाओ और उसमें लिखते जाओ। अगर नहीं लिखोगे तो आप एंटरटेनमेंट की तरफ इसको देखो मत, क्योंकि एंटरटेन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको नॉलेज दिया जा रहा है, आपको एजुकेट कराया जा रहा है ना। तो आप अच्छे से उसको पढ़ो, जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ो, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर देना, ना आए तो मत करना, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब कमेंट करके बताना जो भी क्वेश्चंस अब मैंने कराया वो सारे समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया तब भी बताना, आया तब भी बताना, है ना। तो और साथ में अपना दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करना, दोस्तों को भी जरा हेल्प कर लो, लॉकडाउन का टाइम है, उनको भी पढ़ना है, थोड़ा भी उसको भी हेल्प कर लो, सबका भला एक साथ होना मांगता है। भाई मिलते हैं अगले लेक्चर पे एंड टेक केयर।